नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज आपकी एमए फाइनल पेपर 4 की इस क्लास में हम संपदा अधिकार और बाध्यता प्रॉपर्टी राइट्स एंड एक्सटर्नलिटीज़ पर आज हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें इस टॉपिक को समझने के लिए संपदा अधिकार क्या है, संपत्ति अधिकार क्या है, इस पर पहले विचार करना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले इस टॉपिक को गहराई से समझने के लिए 4 बिंदुओं पर हमें प्रकाश डालना पड़ेगा। सबसे पहले आज हम इसमें देखेंगे संपत्ति अधिकार क्या है, मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। उसके बाद में हम देखेंगे कि संपदा अधिकार से संबंधित कुछ तथ्य किस प्रकार से हैं, संपदा अधिकार की विशेषताएं क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे कि संपदा अधिकार और बाध्यता क्या है। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। संपत्ति के अधिकार का आशय संसाधनों के सैद्धांतिक और कानूनी स्वामित्व को परिभाषित करते हैं और उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। संसाधन मूर्त या अमूर्त दोनों हो सकते हैं और व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकार के स्वामित्व में हो सकते हैं। संपत्ति के अधिकार, मालिक जिसको स्वामी भी कहा जा सकता है, संपत्ति के अधिकार मालिक या सही धारक को संपत्ति के साथ क्या करने की क्षमता देते हैं जो वे चुनते हैं। इसमें लाभ के लिए इसे बेचना या किराए पर देना या इसे किसी अन्य पार्टी में स्थानांतरित करना शामिल है। उन क्षेत्रों में जहां संपत्ति के अधिकार मौजूद नहीं है, आमतौर पर सरकार द्वारा संसाधनों के स्वामित्व और उपयोग को आवंटित किया जाता है। इसका मतलब है कि इन संसाधनों को आर्थिक लोगों की बजाय राजनीतिक छोर से आवंटित किया जाता है। ऐसे में सरकारें निर्धारित करती है कि किसके साथ बातचीत हो सकती है या किसको बाहर रखा जा सकता है, जिससे संपत्ति के उपयोग से लाभ हो सकता है। संपदा अधिकार को अधिकारों का बंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यह संपदा के धारक या स्वामी को कुछ शक्तियां या अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों व समूहों में निहित है। सामान्य रूप से संपदा भौतिक और वास्तविक तत्व है जिनका स्वामित्व किसी के भी द्वारा हो सकता है। मानव जीवन बिना संपदा के संभव नहीं है। इनमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कभी कभी धार्मिक और कानूनी उलझनें भी होती है। यह एक कानूनी क्षेत्र है जो कि स्वामित्व के तरीके और सुझावों को संस्थापित करता है। धारक या स्वामी को अपनी कौन सी संपदा या संपत्ति का उपयोग करना है या कौन सी बेचनी है या किराए पर देनी है या पट्टे पर देना है या हो सकता है किसी के नाम हस्तांतरित करना है, यह सब वस्तु मतलब जो संपदा है की प्रकृति पर निर्भर करता है। धारक को यह अधिकार है कि इनमें से वह कुछ भी करे। ये संपदा अधिकार का मीनिंग था जिसको हमने देखा। अब हम इसके फैक्ट्स देखते हैं। संपदा अधिकार से संबंधित जो तथ्य है वो इस प्रकार से है। सबसे पहला है संपत्ति के उपयोग पर नियंत्रण। दूसरा है संपत्ति से किसी भी प्रकार का लाभ उठाने का अधिकार। तीसरा है संपत्ति को हस्तांतरित व बेचने का अधिकार। और चौथा तथ्य है संपत्ति से अन्य को निकालने का अधिकार। अर्थशास्त्र में संपदा को आमतौर पर स्वामित्व का होना व संसाधन या वस्तु पर नियंत्रण माना जाता है। किसी भी आर्थिक लेन देन का तात्पर्य दल मतलब पार्टीज के संपदा अधिकार को आपसी पहचान से है। संपदा अधिकार यथार्थ भी हो सकता है या फिर कानूनन हो सकता है। यह एक विशिष्ट अधिकार है जो कि संसाधन का उपयोग किस तरह से किया जाए यह निर्धारित करता है, चाहे उस संसाधन का मालिक कोई भी हो।
समाज संपदा अधिकार के स्वामी या धारक द्वारा चयनित उपयोग को स्वीकार करती है। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। संपदा अधिकार की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली विशेषता है सर्वव्यापकता। सभी संसाधन या संपदा निजी तौर पर या सामूहिक रूप से स्वामित्व वाले होते हैं। ये सभी अधिकार पूर्ण रूप से स्पष्ट व प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किए जाते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होती है कि किसके पास क्या है और वह किस संपदा का स्वामी है। दूसरी विशेषता है विशिष्टता। संसाधन या संपदा के उपयोग से प्राप्त सभी लाभ व लागत मालिक या स्वामी को देय होते हैं। दूसरों पर इसका कोई भी प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता। स्वामी के पास चाहे कितनी भी मात्रा में संपदा हो, वह दूसरों के साथ नहीं बांटता। टिकाऊपन विशिष्टता की प्रमुख विशेषता है, जिसके आधार पर अधिकार की अवधि का पता लगाया जा सकता है। कितने समय के लिए संपदा को किराए या पट्टे पर देना है। तीसरी विशेषता है हस्तांतरणीयता। सभी संपदा अधिकार एक स्वामित्व से लेकर दूसरे पर स्वैच्छिक रूप से हस्तांतरणीय होने चाहिए। हस्तांतरणीयता की विभाज्यता एक प्रमुख विशेषता है, जो कि हस्तांतरणीयता को सुविधाजनक बनाती है। चौथी विशेषता है सुरक्षा। संपदा अधिकार अन्य व्यक्तियों, फर्मों व सरकारों द्वारा अनैच्छिक अभिग्रहण या अतिक्रमण से सुरक्षित होनी चाहिए। धारक को संसाधन की रक्षा व सुधार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जब तक कि वे संसाधन उसके नियंत्रण में है। अब हम संपदा अधिकार और बाह्यता को समझते हैं। उपरोक्त तथ्य और विशेषताओं से ये स्पष्ट हुआ है कि संपदा अधिकार ये परिभाषित कर रहा है कि कौन क्या अपना सकता है और उस संपत्ति का स्वामी उस संपदा का कैसे उपयोग कर सकता है, ताकि वह अपने अधिकार को दुर्लभ या क्षणिक होने से बचा सके। धारक अपनी संपदा की ऊंची बोली या नीलामी कराकर मुआवजा प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट स्वामित्व अधिकार धारक को निवेश के लिए तो प्रोत्साहित करता है, जिसके फलस्वरूप वह अपनी संपत्ति को आगे बढ़ा सके और उसमें वृद्धि कर सके। धारक लाभ कमाने के लिए हस्तांतरण भी कर सकता है। हस्तांतरणीयता यह सुनिश्चित करती है कि संपदा उन हाथों में जाती है जो इसका उपयोग कुशलता से कर सकते हैं। जब संपत्ति अधिकार रीति रिवाज या पूर्व निर्धारित मूल्यों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तब यह मुद्रीकृत नहीं होते हैं, मुद्रा में नहीं होते हैं। संपदा अधिकार की अखंडता परिवर्तन लागत पर निर्भर करती है। जितनी परिवर्तन लागत कम होगी, उतने ही सार्थक व अर्थपूर्ण अधिकार होंगे। कुछ संसाधनों के लिए संपत्ति के अधिकारों को परिभाषित करने में विफलता सकारात्मक और नकारात्मक बाध्यता को जन्म देती है। दूसरे शब्दों में, एक लेन देन लाभ प्रदान कर सकता है या बिना किसी मुआवजे के तीसरे पक्ष को लागत लगा सकता है। अगर कुछ संसाधनों के अधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया है, उदाहरण के लिए ऑटो रिक्शा वाला बाहरी लागत पर अधिरोपित करता है, इम्पोज करता है, क्योंकि पर्यावरण में वायु का साफ सुथरा होना स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। अगर यह स्पष्ट रूप से परिभाषित होते तो अन्य लोगों जो इसके प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित हुए हैं, उन्हें मुआवजा या क्षतिपूर्ति प्राप्त होता। बाह्यता एक कम उपयोग या अधिक उपयोग को दर्शाती है, जैसे कि लाभ जो कि अनायासी लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, वो निजी लाभ को प्रभावित नहीं करेगा। परिणाम स्वरूप लोगों के लाभ की तुलना में निजी लाभ कम रहेगी, लेकिन जब अनायास लोगों के लाभ का मूल्य चुकाया जाएगा तो निजी मांग का मूल्य अधिक होगा। वहीं दूसरी ओर लागत जो कि अनायासी लोगों पर अधिरोपित किए गए हैं, उसकी भरपाई निजी पूर्ति के द्वारा नहीं की जाएगी। परिणाम स्वरूप यह लागत
निजी पूर्ति से अधिक रहेगी, लेकिन यह लागत अगर निजी पूर्तिकर्ता के द्वारा लगाई व चुकाई जाए तो निजी लागत या पूर्ति का मूल्य लोगों पर लगाई गई लागत से कम होगा। धन्यवाद।